हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हमने इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर, तो आई थिंक 1 से 2 क्लास लग सकती है इसके अंदर हमें इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी होंगी। ऑब्लिगेशंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैरिड आउट होंगी, मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेंगे, जॉइंट प्रोमिसेस, प्रोमिसर्स की लायबिलिटीज क्या रहेंगी, प्रोमिसेस के राइट्स क्या रहेंगे, और अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के रूल्स क्या रहेंगे। परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की कब और कहाँ की जाएगी, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स कब परफॉर्म नहीं करने वो, और असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसका डिस्टिंक्शन विद सक्सेशन क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो आ रहा है सबसे पहले क्या, व्हाट इज परफॉर्मेंस। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बोला जा रहा है परफॉर्म हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कैसे होगा? तो सिंपली जब दोनों पार्टीज अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं, अगर वो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस पूरे कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, करेक्ट। तो देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट बोथ द पार्टीज हैव आइदर परफॉर्म्ड और ऑफर्ड टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस व्हिच दे हैव अंडरटेकन। तो या तो दोनों पार्टीज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस थे वो पूरे कर दिए हैं, या ऑफर किया था परफॉर्मेंस बट दूसरी पार्टी ने रोक दिया, मना कर दिया उस समय पे, बट आपने अपनी तरफ से ऑफर जरूर किया था परफॉर्म करना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 37 क्या डेफिनेशन देता है? सेक्शन 37 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or under any other law। तो definition of performance हमारे पास ये है। क्या हमें इसको याद करनी है सर? जी हाँ, इसको तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो वो परफॉर्म कर चुके हैं, और कौन? पार्टीज। पार्टी नहीं है वर्ड, तो पार्टी का मतलब सिंगल इंसान की बात नहीं हो रही है, पे पार्टीज है, प्लूरल सेंस में, मतलब दोनों ने अपनी या तो परफॉर्मेंस कर दी है या ऑफर किया है परफॉर्म करने के लिए अपने अपने प्रोमिसेस। बट अगर परफॉर्मेंस माफ कर दी गई है, डिस्पेंस्ड विद, और एक्सक्यूज कर दी गई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी दूसरे लॉ में ये परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया गया है, किसी एक्ट ने, बाहर कोई और एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ने आपको मना कर दिया है, तो फिर उस केस में आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप परफॉर्मेंस, बोथ पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस पूरे करेंगे तभी उसको प्रोमिसेस बोलेंगे, या दोनों पार्टीज ऑफर करेंगे टू परफॉर्म तभी उसको बोलेंगे परफॉर्मेंस, अदरवाइज परफॉर्मेंस नहीं बोली जाएगी, ठीक। तो देखो इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। तो इसके अंदर दो तरीके की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या तो कर दी या ऑफर किया टू परफॉर्म। तो जो एक्चुअल में अगर आप परफॉर्मेंस कर दो तो उसको एक्चुअली में बोलते ही हैं कि ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी आगे चल के आने वाला है, ये बुक में मिल जाएगा। और जहां ये आ रहा है ऑफर टू परफॉर्म, इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर टू परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं, या टेंडर बोलते हैं, या ऑफर टू परफॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करो दो लोग हैं जिसमें ए बी को गुड्स बेचेगा, ठीक है, गुड्स सेल करेगा, और बी क्या करेगा? उसके लिए पे करेगा,
तो हम क्या बोलेंगे कि गुड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब हो गया? जब पे हो जाए पैसे, बस। हाँ तो ये बोलो ना, सिर्फ पे हो जाए से क्या हो जाएगा? मान लो उसने पेमेंट पहले कर दी तो क्या परफॉर्मेंस हो गई? नहीं, जब दोनों लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस पूरे कर दें, गुड्स भी सेल हो जाएं और पेमेंट भी हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, मान लो गुड्स ए ने तैयार कर दिए हैं, ठीक है, रेडी कर दिए हैं, और बी को कॉल करके कह रहा है कि भैया आपका सामान तैयार हो गया है, बताओ कहां पे पहुंचाऊं। बी कह रहा है कि सुनो, अभी मेरे गोदाम पे जगह नहीं है, मैं आपको बाद में बताता हूं कब पहुंचाना, अभी अपने पास ही रखो। तो बताओ इसके अंदर ए ने क्या किया? ऑफर किया टू परफॉर्म, अपना प्रॉमिस जो गुड्स डिलीवर करने का वो उसने पूरा करने की कोशिश करी, बट इस केस में बी ने उसको रोक दिया। तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या बोलते हैं हम? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपने अटेम्प्ट करी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, बट दूसरी पार्टी ने आपको रोक दिया। तो इस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे कि ए ने अपना काम, ए ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी है। अब ए बी से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रिकवर कर सकता है। ठीक है। अगर आगे चल के बी कह दे कि भैया तू सामान रख ले अपने पास ही, मेरे पास अभी यही सामान नहीं बिक रहा, मुझे नहीं चाहिए वो सामान, तो ए बी पे केस करके पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि बी के कहने पे ही ए ने गुड्स बनाए या उनको कहीं से खरीद के लाया, जैसे मर्जी भी किया। ठीक है। तो ये हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ए का काम था गुड्स सेल करने का, ए की डेथ हो गई। ठीक है। तो ए इसको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? ए गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? अच्छा, नहीं होने चाहिए तो फिर कहां से जाएंगे गुड्स? ए तो है ही नहीं अब, है? ए की डेथ हो चुकी है, ए नहीं बचा, अब वो सामान देने के लिए नहीं बचा। इसका कोई बालक वालक नहीं होगा क्या? अगर इसकी डेथ हो जाए तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ए का, वो इसकी लायबिलिटी यानी कि गुड्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। ठीक है। अच्छा, चलो जी, एक और केस बताओ। ये है एक डॉक्टर और ये है एक पेशेंट, और पेशेंट कौन हो? तुम। ठीक है। और मान लो तुम्हें किसी चीज का ऑपरेशन करवाना, आंख का ऑपरेशन करवाना, मान लो फॉर एग्जांपल आंखें वीक हो रही हैं, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो नंबर बढ़ जाएगा। तुमने कहा चलो जी करा देते हैं। ठीक है। डॉक्टर ने जिस दिन ऑपरेशन करना था उससे 1 या 2 दिन पहले डॉक्टर की डेथ हो गई। ठीक है। तो डॉक्टर जो तुम्हारा ऑपरेशन था वो नहीं कर पाया, तो बताओ अब इस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाएगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इसका बालक है उससे ऑपरेशन करवा लोगे? नहीं। उससे क्या कहोगे कि भाई तू बस अपने पापा के जाने का दुख बना ले, कहीं मैं भी ना चला जाऊं इस दुनिया से, तो मेरा भी दुख बना रहा होगा, तो एक काम कर, तू बस पापा के जाने का, मम्मी के जाने का अपना दुख बना ले, मेरा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पे तो तुम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कह रहे हो? मत कर, और यहां कह रहे हो कि हाँ भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव तू सामान पहुंचा। तो उससे क्या दिख रहा है कि अगर काम कुछ ऐसा है जो पर्सनलाइज्ड नेचर का है, पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में आप क्या करोगे कि जो लायबिलिटी है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ ट्रांसफर करोगे या नहीं? नहीं, ये पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन है ना, डॉक्टर को आता है, उसको ही आता है पर्सनली, उससे वो ही कर सकता है वो चीज, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एलआर को ट्रांसफर नहीं होगी। बट अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स डिलीवर करने हैं, तो गुड्स तो कोई भी दे सकता है, दुकान खोलनी जगह दे के आना है, तो ये इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है, इन केस द प्रोमिसर डाइज बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
his representatives are bound to perform the contract unless a contrary intention appears from the contract. तो अगर प्रोमिसर की डेथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, ठीक है। अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? जब तक कि एक उल्टा इंटेंशन नहीं दिखता कॉन्ट्रैक्ट में। उल्टा इंटेंशन मतलब क्या है कि भैया अगर डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले से लिख दिया गया है कि अगर ए की डेथ हो गई तो ए की जो गुड्स डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके एलआर को ट्रांसफर नहीं होगी, ये बात अगर पहले से लिख दी गई, या फिर इस तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर एलआर को परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी आगे, परफॉर्मेंस कितने तरीके की है डिस्कस किया था मैंने, दो, एक एक्चुअल और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या है? जहां पे दोनों पार्टीज ने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस पूरे कर दिए हैं जो भी उन्होंने कहा था। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कौन सी? जहां पे एक पार्टी ऑफर करती है, जरूरी नहीं कि हर बार प्रोमिसर ही ऑफर करेगा, प्रोमिसी जो है वो भी अपनी तरफ से कह सकता है कि मैं पैसे दे रहा हूं, गुड्स डिलीवर कर देना, उससे कह दे अभी पैसे तो ले दूंगा बट अभी मेरे पास माल नहीं है डिलीवर करने के लिए। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रोमिसर प्रोमिसी में से भी। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर मैंने बोला इसको टेंडरिंग बोलते हैं या ऑफर टू परफॉर्म बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? एक पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी उसको रोक देती है किसी भी वजह से। तो उसको जल्दी से पढ़ लो। When each party to the contract has fulfilled his obligation arising under the contract within the time and in the manner prescribed, it amounts to actual performance. Actual performance brings the contract to an end, that is, it discharges the contract. और attempted performance क्या है? When the promiser offers to perform his promise, but the promisee, इसको promisee कर दो, गलती से मैंने लिखा हुआ है, but the promisee refuses to accept the performance, it is said to be offer to perform or tender of performance. In this case, contract is not actually performed, but only an offer to perform has been made by the promiser. A valid tender of performance is equal to performance. तो जस्ट बिकॉज एक बंदे ने आपको रोक दिया है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने अपनी तरफ से कोशिश करी, उसको वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे कुछ नीचे भी लिया इसमें। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, nor does he lose his rights under the contract, ठीक है। तो वही गुड्स सेल करने वाला एग्जांपल लिया था मैंने, जो कि अगर ए गुड्स डिलीवर करने के लिए तैयार बैठा है, उसको कॉल करके बोल भी चुका है कि भैया ले जाओ या मैं डिलीवर कर देता हूं, बताओ कहां डिलीवर करना है, बी रोक दे, तो मतलब ए क्या कर सकता है? बी से अब प्राइस रिकवर कर सकता है। वो ए जो है, बी जो है उसको डिलीवर करने से और पैसे देने से मना नहीं कर सकता, ठीक। अच्छा मान लो एक सिचुएशन ये वाली है, इसमें बताना क्या होगा। ये हो तुम और ये हूं मैं, ठीक है। तो तुम मुझे फीस दोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक। अब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फीस दे देना, तुमने कहा था कि ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में 2 क्लास बाद ले आएंगे। मैं क्या हुआ, 1 हफ्ते के लिए बाहर चला गया, 1 वीक के लिए मैं आउट ऑफ टाउन चला गया, ठीक है। तो तुमने कॉल करके कहा कि सर मैं आया था, फीस लेके आया था, तो आप आ जाओ प्लीज़ फीस ले लो। मैंने कहा मैं अभी बाहर हूँ, 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तब दे देना, ठीक है। अब तुम 1 हफ्ते बाद आए मेरे पास, जब मैं वापस आया 1 हफ्ते बाद, मैंने कहा लाओ अब फीस दे दो। तुम क्या कह रहे हो कि सर अब तो परफॉर्मेंस हो गई। परफॉर्मेंस हो गई मतलब है हमने तो अपनी तरफ से ऑफर कर दिया था फीस लेने के लिए, आपने उस समय मना कर दिया कि मैं नहीं हूं, तो अब हम अपना काम कर चुके हैं, अब हम फीस नहीं देंगे, अब आप क्या करो, बस पढ़ा दो। बताओ क्या तुम्हारी फीस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? नहीं। मतलब जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो टू पे मनी, अटेम्प्ट कर रहे हो क्या, टू पे मनी, तो वहां पे आपकी मनी, पैसे पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी,
वो एक्टिव रहेगी, वो लायबिलिटी नहीं गिर जाएगी तुम्हारी। बट जिस दिन तुमने मुझे फोन किया था ना कि सर आ जाओ फीस ले लो, उस दिन मैंने मना कर दिया था, उस दिन के बाद इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था, फॉर एग्जांपल लोन था, लोन लिया था तुमने मुझसे, और लोन के लिए क्या कह रहे हो, सर आ जाओ इंस्टॉलमेंट ले जाओ, मैं कह रहा हूं आज नहीं अवेलेबल, एक हफ्ते बाद ले लूंगा। तो जिस दिन तुमने फोन किया उस दिन के बाद से तुम्हारा उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, उस ईएमआई पे इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लिया था। बट पैसे पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खत्म नहीं होगी, ठीक है, ये बात अभी आ जाएगी यहां पे, ठीक है। चलो तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। टेंडर मतलब क्या है, वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म। तो क्या है, सबसे पहला इट मस्ट बी अनकंडीशनल, उसके अंदर कोई शर्त नहीं रखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा और तुम मुझे पैसे दोगे, जब गुड्स डिलीवर करने की बारी आई तब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं गुड्स तो डिलीवर करूंगा बट अब हायर प्राइस पे दूंगा। तो फिर क्या किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाल दी। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो एक प्राइस डिसाइड कर ली होगी हमने, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं डिलीवर तो करूंगा बट इस प्राइस पे, हायर प्राइस पे। तो क्या किया मैंने, नई शर्त रखी, तो फिर इसको वैलिड टेंडर टू परफॉर्म नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अनकंडीशनल मींस नो एक्स्ट्रा कंडीशंस बी अटैच्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नो चेंजेस शुड बी मेड टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ठीक। इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं कि गुड्स डिलीवर करना है मुझे, तो तुम आ जाओ रात में 2 बजे 3 बजे आ जाओ और मेरे गोदाम पे से सामान ले जाओ, वरना मैं सामान नहीं दूंगा। लो जी, ये क्या बात हुई, रात में 2 बजे कोई टाइम हो तो डिलीवर करने का नहीं। या मैं कह रहा हूं आ जाओ शमशान घाट के पीछे आ जाओ, वहां से सामान ले जाना रात में। शमशान घाट का नाम सुनते ही तुम खाट पकड़ लोगे, घाट नहीं आओगे। ठीक, तो इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब प्रॉपर टाइम से क्या मतलब है, बिजनेस आवर्स 9 AM टू 6 PM, और प्लेस मतलब जो बिजनेस का प्लेस है, जो जहां पे भी आपके गुड्स लोकेटेड है, उसके गोदाम पे या अपने गोदाम पे, जो प्रॉमिस है प्रॉमिस ही है, ठीक। टेंडर मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज विलिंग एंड इन अ पोजिशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टेंडर मतलब ऑफर टू परफॉर्म कौन करे, पर्सन हु इज विलिंग एंड इन अ पोजिशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को बुलाया गया कि आना स्टार प्लस का जो स्टार स्क्रीन अवार्ड्स आते हैं उस पर परफॉर्म करना, ठीक है। अब हुआ क्या, डांस परफॉर्मेंस से पहले शाहरुख के पैर में चोट लग गई, ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, चोट लगी, कुछ भी है, तो क्या शाहरुख अब आके डांस कर पाएगा, नहीं। पर शाहरुख वहां से फोन करके कह रहा है, अरे नहीं नहीं मैं प्लास्टर में भी डांस कर लूंगा, आप मुझसे करवा लो डांस। तो बताओ क्या शाहरुख खान विलिंग है, विलिंग तो है परफॉर्म करने के लिए, बट क्या वो उस पोजीशन में है कि वो कॉन्ट्रा परफॉर्म कर सकता है, नहीं। वो कह रहा है नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अरे भाई विलिंगनेस तो ठीक है, बट आपकी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि आप कर सकते हो। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, पर्सन हु इज विलिंग एंड इन अ पोजीशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। शाहरुख खान ये नहीं कह सकता, अरे नहीं जी मैं तो देखो करने आया था, तुमने मना कर दिया तो तुमने मुझे एडवांस मनी जो दिया था अब मैं वो काट लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। टेंडर मस्ट बी टू परफॉर्म द होल ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट ही इज बाउंड टू डू एंड नॉट पार्टली। मतलब जो ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं, पार्टली नहीं कि भैया मैं गुड्स डिलीवर तो कर दूंगा, मान लो 1 लाख बैग्स डिलीवर करने थे चावल के, 1 लाख बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करना था, मैं कह रहा हूं अभी 70,000 है, अभी 70,000 ले लो, 30,000 में बाद में दे दूंगा, तो वो वैलिड ऑफर टू परफॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पार्टली परफॉर्मेंस कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, इफ द ऑफर इज टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, then the promisee must have a reasonable opportunity of inspecting the goods to ensure that the goods match the description। तो अगर आपका ऑफर है क्या कुछ भी डिलीवर करने का, तो फिर
जो प्रोमिसी है जिसको गुड्स डिलीवर किए जाएंगे उसके पास एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए उसको कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सके, ये देख सके कि क्या गुड्स मैच करते हैं डिस्क्रिप्शन और सैंपल से। अगर नहीं मैच करते तो वो वापस करने का उसको टाइम दिया जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है जब तुम अमेजोन से भी मंगवाते हो, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से मंगवाते हो, तो क्या कहते हैं 10 दिन के अंदर अंदर वापस कर सकते हो, महीने भर के अंदर वापस कर सकते हो। तो वो क्या है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स। आगे, एन ऑफर टू परफॉर्म टू एनी वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस इज अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है, जहां पे मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, फॉर एग्जांपल मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं, तुम सभी को एक साथ इकट्ठे मिलके, तुम सब इकट्ठे मिलके मेरे पास आए और क्या कह रहे थे 1 लाख बैग्स ऑफ राइस दे दो। तो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ अक्षत को ही कोशिश करी डिलीवर करने की पूरे के पूरे 1 लाख बैग्स, तो भी वो वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा। मतलब ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भैया सभी को ऑफर करो, सभी को बुलाओ और सभी को एक एक करके इंडिविजुअली ऑफर करो, नहीं। जहां मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, किसी एक को भी अगर ऑफर किया जाएगा तो वो एक वैलिड परफॉर्मेंस, वैलिड ऑफर टू परफॉर्म बोलेंगे। टेंडर मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट बट नॉट टू एनीवन एल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसको भी ऑफर कर रहा है प्रोमिसर, वो प्रोमिसी को ही करे, किसी और को ना करे। जैसे मेरे पास अक्षत आया था कि मुझे गुड्स डिलीवर कर दो, ठीक है, जब डिलीवर करने की बारी है मैंने अक्षत को डिलीवर ऑफर नहीं किया, मैंने अक्षत की मम्मी को कह दिया, भाई को कह दिया, तो वो एक वैलिड ऑफर टू परफॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, मेरे और अक्षत के बीच में। मतलब प्रोमिसर मैं हूं, प्रोमिसी है, तो फिर मैं अगर इसी को ऑफर करूंगा तभी वैलिड रहेगा। अगर इसकी मम्मी को, भाई को, बहन को, पापा को, किसी को ऑफर करूंगा तो उसको वैलिड ऑफर टू परफॉर्म नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, 8th पॉइंट, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी द एग्जैक्ट अमाउंट शुड बी टेंडर्ड इन द लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लेता कि तुम मुझे फीस देने आए थे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुमने मुझे फीस देनी थी, मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। अब तो मुझे फोन करके कह रहे हो कि सर मैं ना 3,000 रुपए ले आया हूं, आज के ले जाओ, 2,000 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। तो ये जो तुमने ऑफर किया ये एक वैलिड ऑफर टू परफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फीस कितनी है 5,000 और तुम कितने लेके आए हो 3,000। तो एग्जैक्ट ऑफर नहीं है, मतलब जो ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए कितने का होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट का होना चाहिए 5,000 का और लीगल टेंडर मनी होना चाहिए। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है, जो नोट एक्चुअली में करेंसी जो चलती है, तुम मेरे पास ले आए 5,000 पाकिस्तानी रुपया, क्या करूं मैं इसका, है पाकिस्तानी रुपये का क्या करूं मैं, उठा के फेंकूं कूड़े में मैं, मुझे मेरे तो किसी काम का नहीं है। ये तुम ले आए $50, लो जी सर डॉलर में ले लो। अरे भाई मैं तुमसे पेमेंट मांग रहा हूं रुपीज में, तुम क्या ला रहे हो, कोई और करेंसी डॉलर ला रहे हो, पाकिस्तानी रुपया ला रहे हो, तो फिर वो वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक्सेप्शन पढ़ लो, मैंने बता दिया था, ये वो फीस वाला एग्जाम्पल, इसको पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। तो क्या लिख रहा है, वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो तुम और ये है एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब तुम कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा घर बनाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने ग्राउंड फ्लोर बनाना है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है और सेकंड फ्लोर बनाना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, तुम्हें टाइम दिया कि तुम्हारा ये घर तैयार कर देगा वो 9 मंथ्स में,
ठीक है, अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्टर ने 9 मंथ्स में ये 2 फ्लोर ही बनाए, अभी तक उसने सेकंड फ्लोर नहीं बनाया, तो क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्टर को नौकरी से निकाल सकते हो? 9 मंथ्स में उसने काम कहा था करके दे दूंगा, 9 मंथ्स में उसने सिर्फ यही करके दिया, क्या तुम उसको निकाल सकते हो काम से? नहीं, उसका नुकसान हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए, वो नहीं दिख रहा तुझे क्या? क्यों? काम तो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे पेमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को पूरी एडवांस पेमेंट थोड़ी होती है, पागल है कोई? कोई करेगा एडवांस पेमेंट? जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे पेमेंट होती है। निकालना तो नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों? चलो दिल का अच्छा आदमी मिल गया हमें, कह रहा है कि कर रहा है तो चलो कर लेना, कोई बात नहीं यार, 9 मंथ्स में नहीं हुआ। अच्छा, कौन कह रहा है निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तुम कॉन्ट्रैक्टर को काम से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और ये चाहो कि भैया कर ले तू काम पूरा, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो देखो, तुम्हें ये दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम इतना तो कर दिया है, आप नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ के लाओगे, उससे बात करोगे, वो पता नहीं क्या कहे, एक्स्ट्रा बात करे, कोई ज़्यादा पैसे मांगे, या फिर शायद इस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा और कोई कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? अनविलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हो कि भैया तू ही कर ले। तो तुम क्या कर रहे हो? अनविलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो काम पूरा करे। ठीक है, तुम चाहते नहीं कि ढीले आदमी को काम देना, बट क्योंकि तुम्हारे को दिख रहा है नया कॉन्ट्रैक्टर शायद ज्यादा पैसे मांग ले, या फिर नया कॉन्ट्रैक्टर मिल ही नहीं रहा, तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो पेमेंट रोक सकता है वो। तो पेमेंट तो क्यों रोकेगा तू, जब उसने काम, तू अपनी मर्जी से काम एक्सटेंशन अलाउ कर रहा है। सर लेबर आती है सर उस पे टेंडर पे, तो सर सामान तो मेरा लगता है, लेबर की पेमेंट सर एंड में ही होती है। किसने कह दिया? लेबर हैप्टा मारेगी तेरे, अगर लेबर को रात में लास्ट में पेमेंट करेगा। 9 महीने तक तू लेबर को पेमेंट नहीं दे रहा। मैंने अपने गाँव घर में सर 1.5 महीना काम दे रहा, तो मैंने पेमेंट लास्ट में करी। तो 1.5 महीने का काम कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। 9 महीने तक लेबर को लेके बैठ कि भैया मैं तेरी पेमेंट 9 महीने बाद दूंगा। हाँ, सुबह शाम का खाना खिलाएगा, रात का खाना कौन खिलाएगा? उसके बच्चों को भी खाना खिलाएगा तू? उसकी बीवी को भी खाना खिलाएगा? हाँ, 9 महीने तक खाना खिलाएंगे, 9 महीने तक लेबर को बैठा के रखेगा कि मैं तेरी पेमेंट 9 महीने बाद दूंगा। तुझे अपने घर ले जाएंगे उठा के कि बना के दे खिला, फिर नहीं हो सकता। क्यों करेगा? कौन सी लेबर है जो 9 महीने तक बिना सैलरी के बैठी रहेगी? तेरी वाली होगी, या तू ही कर लियो। अगली बार मेरे घर पे जैसे फ्लश टूटेगा ना, बाथरूम टूटेगा, मैं तुझे बुला लूंगा, और तू प्लीज 2 महीने तक काम कर जाइए बिना सैलरी के। सर ने ग्राउंड फ्लोर बनाया, मैंने पेमेंट कर दी, अब फर्स्ट फ्लोर में बनाया, उसने पूरा 9 मंथ भी कंप्लीट हो गया, अब वो मेरे से पेमेंट मांगने आए कि सेकंड फ्लोर का पेमेंट करो, अब मैं मना कर दूंगा। सेकंड फ्लोर का पेमेंट क्यों कर देगा? सेकंड फ्लोर जब बना नहीं। सर ये एफएफ फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर को बना दिया। ग्राउंड फ्लोर बना दिया, उसकी पेमेंट कर दी। हाँ। फर्स्ट फ्लोर 1 महीने में बन गया? नहीं सर 4.5 महीने में बना। 4.5 महीने फर्स्ट फ्लोर बना, और 4.5 महीने तूने पेमेंट रोक ली। अब ग्राउंड फ्लोर सर 4.5 महीने में बना। ग्राउंड फ्लोर 4.5 महीने में बना, हाँ। फर्स्ट फ्लोर बचे 4.5 महीने बना। हाँ। और तू 4.5 महीने, मांगने आया है। हाँ 4.5 महीने तक तू उसकी पेमेंट रोक के बैठा है। तू महीना भर भी रोक के देख, तुझे क्या बताएगा वो? रोक ही नहीं सकता तू, पेमेंट कैसे रोक लेगा? हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहा है? जो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है क्यों क्रिएट कर रहा है जबरदस्ती की? कोई नहीं रोकेगा, कोई पेमेंट नहीं रोक सकता। तू माल खरीद के लाएगा तो उसकी पेमेंट तू करेगा, उसके बिना माल नहीं उतरेगा तेरे दुकान तेरे घर के सामने। और जो लेबर है वो तेरे को जब तक काम नहीं करी, जब तक तू सुबह शाम की उसको चाय ना पिलाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको जब तक तू पेमेंट ना करे महीने भर की। कॉन्ट्रैक्टर लेबर की पेमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडवांस लेके चलता है कि भैया लेबर को एडवांस पेमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। या फिर जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे डेली की पेमेंट लेके जाते हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्टर ऐसी वेज वर्कर लाता है जो डेली वेज वर्कर है,
कभी कभी उसके पास खुद की लेबर तो वो भी लाता है, बट बिना पेमेंट करे लेबर काम नहीं करेगी, कुछ भी कर लियो तू। ठीक है सर, मैंने हार मान हाँ, हार नहीं मानी, जबरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये जो वर्ड था, तुमने अनविलिंगली, तुम्हारी इच्छा नहीं है बट अनविलिंगली एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई तू ही कर ले, तो इसको बोलते हैं ये एक्विजिशंस। अंडरलाइन करके नीचे लिख लो, एक्सेप्ट समथिंग अनविलिंगफुली, एक्सेप्ट समथिंग अनविलिंगफुली। ठीक। अच्छा, एक और चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो तुम और तुम्हारा अपना एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, घर जैसा दिख रहा है बट तुम्हारा ये क्या है, एक रेस्टोरेंट है, और तुमने इस रेस्टोरेंट में गाना गाने के लिए एक सिंगर को एम्प्लॉय किया, और सिंगर से क्या कहा था कि देखो हमारे शहर में ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स में सैटरडे संडे जाते हैं जब उनकी छुट्टी होती है, तो तुम हर सैटरडे संडे आ जाना गाना गाने। तो मतलब उसको एक महीने में कितनी बार आना पड़ेगा, 8 बार। सैटरडे संडे आना है और एक महीने में 4 वीकेंड्स होते हैं, तो 8 बार आना पड़ेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, फर्स्ट 2 वीक्स तो सिंगर आई या आया, कोई भी जो भी तुमने रखा, और वो गाना गा के चला गया। 3rd वीक उसने छुट्टी मार ली, ऑफ ले लिया, ठीक है, और तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया, ठीक है। तो बताओ तुम उसको 4th वीक जब वो आए गाना गाने, क्या उसको गाना गाने से रोक सकते हो? रोक सकते हो, रोक सकते हो। कोई जो जिसके भी दिमाग में आ रहा है नहीं रोक सकते, रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने 3rd वीक पे छुट्टी मारी बिना तुम्हें बताए। तो तुम चाहो तो उसे कह सकते हो कि मैं तेरे को अब आगे एम्प्लॉय नहीं करूंगा, तू नकम्मा है, तूने बताया नहीं कि छुट्टी मार रहा है, नहीं तो मैं किसी और सिंगर का तो इंतजाम करता, तूने कुछ नहीं किया, तो तुम उसको क्या कह सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर तुम चाहो तो उसको अलाउ भी कर सकते हो 4th वीक में, तो तुम क्या कह सकते हो कि ठीक है भाई कर ले, जो तुम्हें दिख रहा है कि भैया इससे अच्छा सिंगर नहीं मिला तुम्हें इससे पहले, या तुम्हें दिख रहा है कि भैया इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, इसके गाने अच्छे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, एक्विजिशंस कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो समथिंग अनविलिंगफुली। तो जो सिंगर वाला एग्जांपल है वो यहां लिख दिया है, इसको पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? आगे देखो, उसमें आगे नीचे वही लिखा है कि वो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, कि वो कंटिन्यू करके आगे 4th 7th 9th 8th 9th जो भी है गा ले, ठीक है। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ए और ये है बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि ए बी को क्या देगा, गुड्स, और बी क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। तो बताओ इसमें प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है? प्रोमिसर कौन है? ए प्रोमिसर है और बी प्रोमिसी है। तो बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट
किसकी होगी? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? दोनों की है, बट पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए मतलब प्रोमिसर की, ठीक है, कि भैया वो गुड्स डिलीवर करे। मान लो ए दुकान पे नहीं है, ठीक है, दुकान पे उसका लड़का बैठा है, लड़का मतलब उसका बेटा नहीं, कोई दुकान पे छोटू रखा हुआ है, दुकान पे कोई एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो कह लो उसका एक एजेंट रखा हुआ है। तो अगर प्रॉमिसर अवेलेबल नहीं है तो कौन परफॉर्म करे? एजेंट परफॉर्म करे। ठीक है, अच्छा, मान लो जो प्रॉमिसर था उसकी डेथ हो गई, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। ठीक, अच्छा जी, मान लो प्रॉमिस किया था ए डी सी ने, सी डी ए, इन तीनों ने मिलकर परफॉर्म किया था, प्रॉमिस किया था कि हम इसको गुड्स डिलीवर करेंगे। ए अवेलेबल नहीं है तो कौन परफॉर्म करे? सी डी कर ले। डी और ए अवेलेबल नहीं है तो सी कर ले। सी डी और ए तीनों ही अवेलेबल नहीं है, सीधा लीगल रिप्रेजेंटेटिव मार डाल दिया तूने इनको, मरे नहीं है फिर भी मैंने बोला अवेलेबल नहीं है तो कौन परफॉर्म करे? इनके एजेंट्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, मान लो ए की डेथ हो गई है और ये दोनों जिंदा हैं, तो सी डी और ए का एलआर परफॉर्म करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर डी और ए दोनों की डेथ हो गई और सी जिंदा है तो सी खुद और ए और डी के एलआर, और अगर तीनों की मौत हो गई तो तीनों के एलआर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर जॉइंट प्रोमिसेस हैं तो जॉइंट प्रोमिसेस परफॉर्म करेंगे, अगर जॉइंट प्रोमिसेस अवेलेबल नहीं हैं तो उनके एजेंट परफॉर्म करेंगे, और अगर उनमें से एक की डेथ हो गई तो जिसकी डेथ हुई उसका एलआर और बाकी दोनों, और अगर सभी की डेथ हो गई तो सभी के एलआर परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, अच्छा मान लो ऐसा हो गया कि प्रॉमिसर एक गुड्स बेचेगा बी को, ये बात प्रॉमिस की गई। अब हुआ क्या, ए किसी वजह से सामान नहीं पहुंचा पा रहा, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से ए वो गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे कि मान लो एलजी के ओवन्स हैं जो डिलीवर करने हैं और ए अभी डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ए क्या कर सकता है कि ए बी के पास जा रहा है, क्या कह रहा है कि सर मैं ना आपको जो ओवन से मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा ही एक और दोस्त है जिसका नाम है डी, वो भी एलजी के ओवन्स में ही डील करता है और उसके पास वो सारे वो वाला ओवन्स हैं जो आपको चाहिए, तो आप उससे ले लो, आपको वो सेम प्राइस देगा। ठीक है, तो बी क्या कह रहा है कि चलो मुझे वो चल के दिखाओ। बी ने जाके उसको, ए और बी गए और जाके डी के स्टोर पे जाके चेक कर लिया कि एलजी के वही ओवन है जो उसको चाहिए और उसके पास हैं, तो बी मान जाता है। ठीक है, तो बताओ अब किसको परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट? डी को। ठीक है, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि ए ने बी की कंसेंट से प्रॉमिसर चेंज करवा दिया। ठीक है आ जाओ, तो बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? पहला प्रॉमिसर खुद करेगा, दूसरा उसका एजेंट करेगा, तीसरा अगर उसकी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर की सर्विस परफॉर्म कर सकता है? क्या एजेंट पर्सनल नेचर की सर्विस परफॉर्म कर सकता है? नहीं। क्या तुम डॉक्टर के जो बाहर बैठा असिस्टेंट होता है उससे सर्जरी करा लोगे? नहीं ना। तो जो पर्सनल नेचर की सर्विस है उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसरी काम कर सकता है।
बट कोई पर्सनल नेचर की नहीं है तो उसका एजेंट कर सकता है, डेथ हो गई प्रोमिसर की तो उसका एलआर कर सकता है, ठीक है। अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रोमिसर्स हैं, तो फिर वो सभी को, कोई एक अकेला भी परफॉर्म कर सकता है सबके बिहाफ पे, या अगर 3 है तो तीनों कर सकते हैं। एक अवेलेबल नहीं है तो उसका एजेंट और बाकी दोनों खुद करेंगे, तीनों अवेलेबल नहीं तो तीनों का एजेंट, और अगर एक की डेथ हो गई तो जिसकी डेथ हुई उसका एलआर और बाकी के पर्सनल कैपेसिटी में खुद करेंगे, अगर सभी की डेथ हो गई तो सभी के एलआर। तो जॉइंट प्रोमिसर्स भी हो गया। और तीसरा थर्ड पर्सन भी हो गया, जहां पे मैंने क्या कहा था कि ए डिलीवर नहीं कर पा रहा माइक्रोवेव अवंस, तो किसके पास लेगा, डी के पास, तो कौन परफॉर्म करेगा, डी, क्योंकि बी की कंसेंट मिल चुकी है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से पढ़ लो। कर लिया सबने, चलो जी आगे देखते हैं। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस डिमांड कौन कर सकता है, प्रोमिसी कर सकता है, प्रोमिसी अवेलेबल नहीं है तो उसका एजेंट कर सकता है, और अगर प्रोमिसी की डेथ हो गई तो उसका एलआर कर सकता है, और अगर मल्टीपल जॉइंट प्रोमिसीज हैं तो फिर दोनों सब में से कोई भी एक अकेला कर सकता है, या फिर तीन जॉइंट प्रोमिसेस मान लो तो तीनों अवेलेबल तो तीनों के एजेंट कर सकते हैं डिमांड, और अगर तीनों की डेथ हो गई तो एलआर, एक की डेथ हुई बाकी जिंदा है तो एक का एलआर और बाकी दोनों पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं, ठीक। तो जो चीज जॉइंट प्रोमिसर्स वाली थी वही सेम चीज रूल्स यहां प्रोमिसेस के लिए भी लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ रहा है लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब इससे सबसे पहला आ रहा है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। तो जो ये वर्ड है डेवोल्यूशन, इसको निर्धारण करके ऊपर लिखो, इसका मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखो हमने बहुत सिंपल सा अभी एक चीज सीखी थी कि जैसे मान लो 3 प्रोमिसर्स हैं और एक प्रोमिसी है, तो ये ले लो ए बी सी और डी, ये कौन है प्रोमिसर्स और ये कौन है प्रोमिसी। तो अभी हमने डिस्कस किया क्या कि अगर इन तीनों में से मान लो इसकी डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, इसका एलआर और ए और बी, ठीक। तो क्या हुआ, ए की लायबिलिटी ट्रांसफर किसको हुई, एलआर को। अगर मान लो इसकी भी डेथ हो गई तो बी का भी एलआर परफॉर्म करेगा और एक और सी का भी एलआर और ए अकेला। मान लो एक की भी डेथ हो गई तो तीनों का एलआर परफॉर्म करेगा। तो क्या हो रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए बी और सी की है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर किसको हो रही है, एलआर को। ये जो ट्रांसफर हो रही है इसको बोलते हैं डेवोल्यूशन, ठीक है। तो डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। तो व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract,
ऑल सच पर्सन्स ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स मस्ट, पहले देखो मैं जो अंडर जो येलो कर रहा हूं वो पढ़ना. व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then during their joint lives they must fulfill the promise. मतलब जब तक मल्टीपल जॉइंट प्रोमिसेस हैं और अगर तीनों जिंदा हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? तीनों खुद करेंगे. ठीक है. अच्छा, आगे क्या कह रहा है? When 2 or more persons have made a joint promise, then after the death of any one of them, his representative jointly with the survivor or survivors must fulfill the promise. जो मैंने रेड किया सिर्फ उसको पढ़ो. When 2 or more persons have made a joint promise, then after the death of any one of them, his representative jointly with the survivor or survivors must fulfill the promise. तो इसका मतलब क्या है पता है? अगर मान लो ऐसा हो जाए कि C की डेथ हो जाए तो C का LR jointly with the survivors must perform. ठीक. अच्छा, अब देखते हैं. अब जो मैं कलर करूं वो पढ़ना. When 2 or more persons have made a joint promise, then after the death of the last survivor, जो आखिरी बच रहा था उसकी भी अगर डेथ हो गई, the representatives of all jointly must fulfill the promise. तो मतलब अगर तीनों की ही डेथ हो गई तो क्या होगा? तीनों के LR को परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट. तो लॉ को हमें इसी तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, नहीं तो एक बार पढ़ने बैठोगे तो लगेगा ये क्या हो गया. टुकड़ों में करा तो देखो ऑटोमेटिकली समझ में आता चला गया. ठीक है. आगे अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके से है कि 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं. इधर देखना बस, अब सब A, B और C, इन तीनों को मिलके D को देने हैं 3,000 रुपए. फॉर एग्जाम्पल तीनों मिलकर कितने देने हैं? 3,000, यानी कि इंडिविजुअल कितने? 1,000. ठीक है. तो अब सवाल यह है कि तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया था कि D को 3,000 देंगे. क्या D अकेले 3,000 C से ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया था ना. तो वो तीनों में से एक अकेले इंसान से भी पूरे 3,000 रुपए ले सकता है. तो मान लो C बेचारे ने पूरे के पूरे 3,000 D को दे दिए, तो क्या C A और B से उनका हिस्सा मांग सकता है? मांग सकता है. मतलब ये से क्या कह सकता है कि भाई A 1,000 रुपए दे और B तू अपने 1,000 रुपए दे. मतलब इनसे 1,000 रुपए वो निकाल सकता है, मना नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि D B और C से ही पैसे मांगे, A को छोड़ दे? क्या ऐसा हो सकता है? D कह रहा है A से, तू तो मेरा भाई है, सगा भाई है, सच्ची वाला, तो कह रहा है तेरे से नहीं ले रहा, मैं इन दोनों से ले लूंगा. तो क्या B और C से पूरे 3,000 रिकवर कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया था. तो D चाहे तो A से A को माफ कर सकता है और B और C से ले सकता है. तो 1,500 दोनों को देने पड़ेंगे. फिर वो तो 500 ले लेगा. अगर एक ही दोनों से तब तो ठीक है. हैं? 5,000 से A से ले लेंगे. अब सवाल ये है, क्या B और C A से रिकवर कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं. B और C का सगा थोड़ी है A, तो B और C A से रिकवर कर सकते हैं. मतलब D ने माफ कर भी दिया तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ. अगर ये इन B और C से 1,000 लेते, 1,000 लेते तब माफ हो जाता. तब क्यों माफ हो जाता है? वो तो पूरा मांग रहा है ना D तो पूरे मांग रहा है 3,000.
तो फिर ए से रिकवर कर सकते हैं बी और सी। अच्छा जी, अच्छा चलो 3,000 रुपये देने, हुआ क्या, ए को 1,000 रुपये देने थे, ए दे पाया सिर्फ 500 ही, ठीक है। तो बच कितने गए, 2500। टोटल पैसे कितने बच गए, 2500 बच गए। मान लो ऐसा हुआ कि बी ने दिए 2,000 और सी ने दिए 500। अभी डी को चुकता करना था ना, डी को पैसे देने थे, तो इनकी जेब में जितने जितने पड़े थे उन्होंने निकाल लिए। ए की जेब में पड़े थे 500, बी की जेब में पड़ा था 2,000 का नोट, सी की जेब में पड़ा था 500 का नोट, ठीक है। डी को दे दिए 3,000। क्या बी ए और सी से उनका हिस्सा रिकवर कर सकता है, कर सकता है। मान लो बी ये 500 देने के बाद इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब बी के पास और कुछ नहीं है, उसका घर बार बेचने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा घर पे, रोड पे आ गया है वो, ठीक है। तो बी के ए के जो 500 हैं ये अब कौन देगा, सी देगा या बी देगा, क्यों सी अकेले, सी पे क्यों बेचारे पे धाबा बोल रहे हो, दोनों मिलके देंगे इक्वल कंट्रीब्यूशन, यानी कि ए के जो बच गए 500 वो बी को बेयर करने पड़ेंगे और सी को बेयर करने पड़ेंगे। तो मुझे ये बताओ इस हिसाब से सी को बी को कितने रुपए देने चाहिए, टोटल बताओ, अपना हिस्सा और पुराने वाले का हिस्सा, जो ए का हिस्सा मिला के सी को बी को कितने देने चाहिए, ये इसका आंसर। बाकी लोग क्या नहीं आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन में क्या था जो नहीं, अरे सी कितने पैसे देगा बी को, ए इंसॉल्वेंट हो गया, बी ने 2,000 पे कर दिए, सी कितने देगा बी को टोटल, ए तो सिर्फ 500 ही दे पाया, बाकी के 500 वो नहीं दे पाया। सी ने अपने भी पैसे कुछ कम दिए और उसको कुछ ए का भी देना है, तो सी कितना दे, से 250, सॉरी सर 500 देगा, 500 देगा, नहीं 500 नहीं 750 देगा। कहाँ से 750 देगा, तो कितने देगा, बी ने, हाँ तो सी ही तो पैसे चुकाएगा ना बी को, बी तो ज्यादा दे के बैठा है। इमेजिन कर तू बी है और तेरे उधर बैठा है ए, तेरे उधर बैठी है सी, ठीक है, उसने तो 500 दे के हाथ खड़े कर दिए, उसने खड़े कर रखे हैं अभी, सर 750 वो तो खड़े करके बैठ गई, 500 ज्यादा नहीं है मेरे पास। तू कितने दे चुकी है, किसको, मुझे, मेरे पास तो 3,000 आ गया, मैं तो चला गया यहाँ से। अब तू दे चुकी है 2,000 रुपए, तूने इससे मांगे इसके 500, क्या करिए, जेब खाली है, ठन ठन गोपाल, 500 से ज्यादा नहीं है मेरे पास, तो बच्चे 500। अब वो 500 कौन देगा, इसके तुझे देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तो 500 में से 250 तू बेयर करेगी, 250 ये बेयर करेगी। इसने अपने कितने देने थे, अपने कितने देने थे इसने मुझे, अगर ये देती, ये अपने कितने देती, ए नालायक की बुद्धि, तू बिजनेस मत करियो लड़की, तेरे को तो लूट के ले जाएंगे हम। ए बी और सी तीनों को तुमने कितने कितने देने थे मुझे, 1,000 देने थे, इसने दिए कितने 1,000 मुझे, कितने दिए इसने, पर क्या इसकी जेब खाली है, क्या ये इंसॉल्वेंट है, नहीं, तो इसे 500 दिए, इसके पास और कितने बचते देने, पर वो 500 इसने तो नहीं दिए, किसने दिए, इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे 500 रुपए किसने दिए, हमने दिए, तो बोलना, वो कह रही मैं नहीं दिए, मैं क्यों दूंगा, नालायकों का झुंड जमा कर रखा है मैंने। तो इसके 500 किसने दिए, तूने दिए, प्लस उसके भी 500 दे दिए, तो तू 1,000 एक्स्ट्रा देके बैठी है, अब 1,000 मांगेगी तू इन दोनों से, उसे तो कह दिया ठन ठन गोपाल है, अपने पास तो कुछ नहीं है, तो इसके 500 बांटोगे आपस में, तो 250 तू उठाएगी, तो 250 इससे मांगेगी, तो 500 इसके पहले के
और 250, तो कितने देगी तुझे? 750 देगी। ये इसको 750 भेजेगी। ठीक है, चलो। When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promises to perform the whole of the promise. तो क्या कह रहा है? जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया है, promisee may compel any one or more of such joint promises to perform the whole promise. तो मतलब अगर डी चाहे ना तो सारा का सारा पैसा सी से ले सकता है या बी और सी दोनों से मिलकर ले सकता है। ठीक है, अब ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो कि सारा पैसा फॉर एग्जांपल सी ने ही चुका दिया 3000 रुपए, तो सी क्या कर सकता है? अपना हिस्सा तो छोड़ के ए और बी से उनका हिस्सा मांग सकता है। तो क्या लिख रहा है? ईच ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स may compel every other joint promisers to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. तो इसका मतलब क्या है? contrary intention मतलब क्या है? जैसे मान लो डिसाइड हुआ था कि ए बी और सी 3000 रुपये चुकाएंगे और उस 3000 रुपये का ब्रेकअप कुछ ऐसा है, ये देगा 750, ये देगा 1000 और ये कितने देगा? 1250, कुछ ऐसा ही है। हो गए ना 3000 हो गए ना। अच्छा, मान लो इसने अकेले ने पूरे 3000 पे कर दिए। ठीक है, तो सी ए और बी से कितना ले सकता है? 750 और 1000। अब इक्वल नहीं मांगेगा, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है कि ए कितने देगा? 750 और बी कितने देगा? 1000। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्ररी इंटेंशन है। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, कुछ और लिखा हुआ है। तो लॉ तो क्या कह रहा है? इक्वली देना चाहिए। बी और सी, ए और बी को कितना देना चाहिए? 1000 देना चाहिए, बट इक्वली नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्ररी इंटेंशन है जो कॉन्ट्रैक्ट में हमें दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर डिस्कस किया था कि अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी का लॉस कौन बेयर करेगा? बी और सी। अदर जॉइंट प्रोमिसर्स किस रेशियो में? इक्वल। इफ कंपेल का मतलब क्या होता है? कंपेल मतलब जबरदस्ती टेट ओवर दबा के निकाल सकता जो पैसा। If any one of the two or more joint promisors makes default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. बॉक्स में डाल लो equal shares। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए। वही एग्जांपल्स है जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने डिस्कस किया था कि क्या डी सारा का सारा पैसा सी से ले सकता है? क्या डी अगर मान लो ये पैसे देने से मना कर दे, इनको देने कितने? 1000 रुपए देने हैं सभी को, तो क्या डी एक अकेले पे केस कर सकता है पैसे देने के लिए? आप कर सकता है। डी एक अकेले पे केस कर सकता है कि अगर सी, पता नहीं सी से खुन्नस है उसको कि भैया मेरे को तो तेरे पे केस करना है, तो डी अकेला चाहे तो सी पे केस कर सकता है। ठीक है, आगे चाहे तो आगे चल के बी को भी ड्रैग कर सकता है केस के अंदर, और चाहे तो आगे चल के सी को भी ए को भी ड्रैग कर सकता है कि भाई तीनों के टेट ओवर दबाऊंगा पैसे निकालने के लिए। तो डी चाहे तो एक पे भी केस कर सकता है, चाहे तो ए बी सी तीनों पे भी कर सकता है। क्या डी ऐसा कर सकता है कि ए से कहे तू तो मेरा भाई है, तेरे से पैसे नहीं लूंगा, और बचा हुआ पैसा इन दोनों से पूरा पूरा ले ले? तो एक काम कर, कानों की मशीन खरीद ले। सर अगर ये पैसा ही नहीं देगा तो फुल जो आपने बोला था एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए वही कुछ अगर सर वॉइड नहीं जाएगा आपके पीछे। पर बीसी को तो पूरे 3000 ही देने पड़ेंगे ना। हाँ सर, वैसे तो 3000 तो मिल ही जाएगा। कानों की मशीन खरीद ले एक।
तो डी चाहे तो ए और ए को माफ कर सकता है, ए से कैसे कह सकता है कि तू मुझे कुछ मत दे, मैं सारा पैसा बी और सी से रिकवर कर सकता हूं, कर लूंगा। तो वो ऐसा कर सकता है और उनको बी और सी को पैसा देना पड़ेगा। क्या बी और सी ए से वो पैसा ले सकते हैं जो उन्होंने ए के बिहाफ पे सी डी को दिया है? ले सकते हैं। मतलब डी का माफ कर देने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डी ने जो माफी दी वो बी और सी ले लेंगे उससे वापस। ठीक, तो देखो सेक्शन 43 अलाउज दैट द क्रेडिटर कैन सू ओनली वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स विदाउट प्रोसिक्यूटिंग द अदर्स। मतलब डी एक ही जॉइंट प्रोमिसर पे केस कर सकता है विदाउट प्रोसिक्यूटिंग द अदर्स, दूसरों पे केस छोड़ के एक अकेले पे भी केस कर सकता है। He can however subsequently sue others as well। आगे चल के वो चाहे तो बी पे भी केस कर सकता है और ए पे भी कर सकता है। The creditor is also given the right to release any one of the joint promisors from his liability and this does not discharge the others from their liabilities। तो अगर डी चाहे तो ए बी सी में से ए को माफ कर सकता है कि तू मत दे, बाकी का सारा पैसा मैं बी और सी से ले सकता हूं। ठीक है, अब where two or more persons have made a joint promise, a release of one of the such joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisor or promisors, neither does it free the joint promisors so released from the responsibility to the other joint promisor or promisors। ये लंबी चौड़ी कहानी क्या कहना चाह रही है, कुछ बता सकते हो? ये सेंटेंस पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? बाकी के जो प्रोमिसर्स हैं उनसे वो पैसे रिकवर कर सकता है, प्लस जो जॉइंट प्रोमिसर को छोड़ा गया है, माफ किया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर्स की तरफ खत्म नहीं होगी। मतलब अगर एक को अगर माफ कर भी दिया तो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी और सी की तरफ चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। द प्रोमिसी कैन रिलीज एनी वन और मोर द जॉइंट प्रोमिसर्स, हाउएवर द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स will continue to be liable to the promisee। The released joint promisor is although released from his liability to the promisee but is not released from his liability to other joint promisors। The net result is that there is no gain to the released joint promisor। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसीज। जॉइंट प्रोमिसीज के अधिकार क्या हैं? तो जॉइंट प्रोमिसीज मतलब जैसे यहां पे प्रोमिसीज हैं तो इनके पास अधिकार क्या है? मतलब ऐसे समझो, ये जहां अभी मल्टीपल प्रोमिसर्स थे, अब मल्टीपल प्रोमिसीज होने वाले हैं, डी ई एफ, और अकेला ए एक है जो प्रोमिसर है। तो इनके क्या अधिकार हैं? ये जो प्रोमिसीज हैं इनके क्या अधिकार हैं? तो इनके पास अधिकार क्या है कि तीनों में से कोई भी अकेला प्रोमिसर से डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तीनों, अगर इसने तीनों में से किसी एक को भी परफॉर्मेंस दे दी तो मान रहे उसने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया है। ठीक है, तो देखो वही चीज वो कह रहा है, when a person has made a promise to two or more persons jointly, then the right to claim performance rests between him and them, with them during the joint lives and after the death of any one of them, with the representative of such deceased person, jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative of all jointly। तो कहना चाह रहा है कि तीनों में से कोई भी प्रॉमिस डिमांड कर सकता है। इसको तीनों को प्रॉमिस मांगे एक साथ तो तीनों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मान लो इसकी डेथ हो गई तो कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? इसका एलआर और ये दोनों। अगर इसकी भी डेथ हो गई तो डी और ई का एलआर और एफ, और अगर तीनों की डेथ होगी तो तीनों के एलआर डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस इससे। ठीक है, चलो जी, अगला आ रहा है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब किस वक्त और किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। तो पहला क्या है,
वेयर नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। अगर आपने कोई वक्त नहीं बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त परफॉर्म होना चाहिए, तो रात के 3 बजे कर ले क्या, 4 बजे, चलो 5 बजे, 6 बजे तो सूरज भी निकल जाता है, नहीं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम परफॉर्म नहीं है, बताया नहीं गया, तो किस टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए, बिजनेस आवर्स, यूजुअल बिजनेस आवर्स, यानी कि 9 to 6। तो अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम में परफॉर्म हो जाना चाहिए, और रीजनेबल टाइम से मतलब क्या है, बिजनेस आवर्स, ठीक है। तो वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। इसका मतलब देखो क्या है, विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी नहीं बोलेगा कि आज परफॉर्म कर लो, प्रोमिसर जब तैयार हो आ सकता है। कई बार होता है ना, जैसे तुम कहते हो कि भैया, तो दुकानदार को कह रहे हो कि भैया मेरे घर पे फैन खराब हो गया है, फैन ठीक करने आ जाओ, बिजली वाले को बोला, तो तुम उसने क्या बोला कि आज तो नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा किसी वक्त। तो तुम क्या कह रहे हो कि भैया कल फिर तब आना जब मैं बुलाऊं, क्योंकि हो सकता है मैं दिन में बाहर जाऊं, तो जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। तो फिर क्या कर रहे हो, तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। वरना एक और तरीका है, तुम क्या कह रहे हो, ठीक है कल आ जाओ, वो कह रहा कल कब आऊं, तुमने कह दिया जब तुम्हें ठीक लगे, तो अगले दिन वो जब उसको ठीक लगेगा आ जाएगा। क्या तुम्हें फोन करना पड़ेगा, नहीं। क्या तुम्हें मतलब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसको कि भाई आजा, नहीं ना। तो वो यहां पे क्या कह रहा है, प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी नहीं बुला रहा, प्रोमिसी नहीं कह रहा कि आओ अब आ जाओ, अब मैं घर आ गया हूं, कभी भी आ सकता है प्रोमिसर। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। आगे एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम डिपेंड्स, फैक्ट्स टू फैक्ट्स अलग होता है, केस टू केस अलग होता है। देखो रीजनेबल टाइम जनरली क्या होता है, बिजनेस आवर्स, बट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम स्पेसिफाइड है कि भैया इतने बजे ही आना, तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना चाहिए उसी स्पेसिफाइड टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए, करेक्ट। तो क्या कह रहा है, वे टाइम इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसर कैन परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। सेम चीज, प्रोमिसी फोन करके अगले दिन फोन फिर से फोन करके अब आ जाओ इस वक्त, तो then the contract shall be performed at any time during the usual business hours on such day and place at which such promise should be performed. तो लिख रहा है, if the delivery of goods is offered after 8:30 p.m. the promisee may refuse to accept delivery for the usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at the usual place of business. ठीक, next, application for performance on a certain day to be at a proper time and place. तो अगर आपने एक डे, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस बताया है और डे बताया है, तो फिर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की कब होनी चाहिए, उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह पे। तो when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken not to perform it, promiser has undertaken not to perform it without application by the promisee. इसका मतलब बताओ, जो मैंने येलो में अंडरलाइन किया है, promiser has undertaken not to perform it without the application by the promisee. सर बिना बताए प्रोमिसी के बिना बोले करेगा नहीं, या बिना बोले कर देगा। जब तक एप्लीकेशन नहीं देगा प्रोमिसी, तब तक वो परफॉर्म नहीं करने वाला। मतलब जैसे तुमने क्या कहा, भैया बिजली फैन ठीक करने आ जाओ, तो क्या कह रहा है, आज तो नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। तो तुम क्या कह रहे हो, कल जब मैं बुलाऊं तभी आए। तो प्रोमिसर क्या कह रहा है, बिजली वाला क्या कह रहा है, जब आप बुलाओगे मैं तभी आऊंगा, तो उससे पहले नहीं आऊंगा। तो उसने क्या बोला, ही हैज अंडरटेकन, उसने क्या कहा है, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे अप्लाई बुलाओगे नहीं। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर्स। ठीक है, तो प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम क्या है, हर केस में अलग अलग हो सकता है।
ठीक है, आगे प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। तो व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance and to perform it at such place। तो अगर कोई टाइम और कोई जगह डिसाइड नहीं हो रही कि कहां परफॉर्म होना है और इसमें यह भी लिखा है कि कभी भी आ सकते हो, तो फिर प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी को कॉल करे और उससे पूछे कि भैया कहां आना है परफॉर्म करने, तो वो उसी जगह पे जाए और बिजनेस आवर्स में जाके परफॉर्म करके आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रॉमिसी। अगर प्रॉमिसी ने वक्त, जगह, टाइम सब कुछ पहले से बता रखा है तो प्रॉमिसी को कहां परफॉर्म करना है, उसी जगह पे, उसी वक्त पे और उसी दिन पे जब उसने बोला है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी सच मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। तो जब अगर प्रॉमिसी ने स्पेसिफिकली बता दिया है तो भैया उसी समय, उसी टाइम, उसी जगह पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कितना रह गया अभी हमारा ये, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कर लेते, चलो जल्दी से, छोटा सा है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। जैसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें फाउंडेशन की पढ़ाई करवाऊंगा, तो तुम मुझे क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे फीस पे करोगे, तो मुझे फीस पे करोगे। तो प्रॉमिस के बदले जब प्रॉमिस दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो इन सच के इन सम कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और प्रोमिसेस विच आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। मतलब साथ साथ कई बार होता है कि प्रॉमिस परफॉर्म करना। जैसे तुम किसी दुकान पे पेन खरीदने गए तो तुमने क्या बोला, भैया एक पेन दे दो, तो वो तुम्हें पेन देगा और तुम तभी के तभी पैसे दोगे। तो ये क्या हो गया, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस, क्योंकि आप प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हो साइमल्टेनियसली, साथ साथ। इन सच केसेस देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द promiser to perform his promise unless the promisee is willing to perform his reciprocal promise. तो it is a promise for a promise. तो अगर दुकान वाले को तुम पैसे नहीं दोगे पेन के, तो क्या वो पेन देगा, नहीं। तो यहां पे वही चीज वो कह रहा है कि भाई there is no obligation on the promiser to perform his promise unless the promisee is willing to perform his reciprocal promise. ठीक है, तो वो एग्जाम्पल पेन वाला यहाँ पे आ जाता है। कुछ भी ले लो, पेन ले लो, पेपर ले लो, स्टेशन नोटबुक ले लो, कोई बल्ब ले लो, कुछ भी, वो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा कि भैया जैसे आप सामान खरीदते हो तभी के तभी अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो क्या हो गए, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कितने टाइप के होते हैं, 3, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, दूसरा म्यूचुअल एंड कंडीशनल, ये कह सकते हैं म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं उसको, और तीसरा होता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो पहला होता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों के जो प्रोमिसेस हैं वो अलग अलग टाइम पे परफॉर्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदे का प्रॉमिस दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हो तुम और ये है एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो तुमने कॉन्ट्रैक्टर से क्या कहा था कि तू मेरा घर बना दियो। तो कॉन्ट्रैक्टर को दिया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट। अब हुआ क्या कि तुमने कॉन्ट्रैक्टर से क्या कहा था कि तेरे को माल जो है वो मैं ला के दूंगा, सामान मैं ला के दूंगा, तू लेबर ले आइयो अपनी और बना दियो। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या तुम्हारे माल लाए बिना काम शुरू कर सकता है, नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, उसका प्रॉमिस डिपेंड करता है तुम्हारे प्रॉमिस पे, तो ये हो गया म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, ठीक है। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कि तुम कॉन्ट्रैक्टर से कह रहे हो कि तू माल भी ले आइयो, तू लेबर भी ले आइयो, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो फिर ये क्या हो गया, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, कि वो माल ला सकता है, लेबर ले आए, काम शुरू कर दे, पेमेंट बाद में भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो गए,
दो प्रोमिसेस है, तुम पैसे दोगे, वो माल लगाएगा, घर बनाएगा, लेबर लाएगा, तो ये हो गया म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। और तीसरा होता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, मतलब जहां पे दोनों एक दूसरे के काम साथ साथ करेंगे, एक साथ, यानी कि जैसे कैश सेल्स होती है कैश सेल्स में क्या होता है, पैसे दोगे तभी सामान मिलेगा, यानी कि दोनों काम कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, when one party can perform his set of promise without relying on the performance of the other party, the promises are said to be mutual and independent. जैसे कि buying goods on credit, seller sells the goods on a certain day and the buyer pays for them sometime in the future. म्यूचुअल एंड कंडीशनल, कि भैया एक काम तभी हो सकता है जब दूसरा बंदा अपना प्रॉमिस पहले पूरा करे, जैसे कि वो लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला जो एग्जांपल था कि भाई माल तुम लाओगे। When the performance of one party's performance is dependent on the performance of the other, such promises are said to be mutual and conditional. और तीसरा mutual and concurrent. Here parties promise to do acts that have to be performed simultaneously, साथ साथ करने हैं। A party will be exempted from doing their promise if the other party is not ready or willing to do their promise. तो एग्जाम्पल लिख लो, कैश सेल्स, ठीक है। चलो अब रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के जो रूल्स हैं और इसके आगे का थोड़ा सा ही बच रहा भी है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद एक चैप्टर बच जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लास्ट चैप्टर, जो कि होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे जो रेमेडीज होती हैं अवेलेबल वो, ठीक है। वहां से फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट, कोई चीज पूछे तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो आज फिर इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।